क्या हाल है दोस्तों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष आ चुका है 19 दिसंबर का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी यूपीपीएससी एमपीपीएससी बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है ये करंट अफेयर। इसमें जो है आपका जो भी आपकी जो है जनरल स्टडीज से न्यूज होती है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो है बहुत ज्यादा लाभकारी है। आप लोग को ये पूरा वीडियो देखना चाहिए और जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूं उसके आंसर जरूर देने चाहिए, क्योंकि देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं वो तो मैं बता रहा हूं, स्पून फीडिंग हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन आपका कितनी समझ में आ रहा, आप अपनी आपको मैं सोचने पे पढ़ने पे मजबूर कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं, उसका एक ही जरिया है यूट्यूब के माध्यम से। यहां से जो लोग पेड ग्रुप में है वो तो पूछ लेंगे, हमारे साथ डिस्कशन भी कर लेंगे, लेकिन यहां पे मैं आपसे कैसे पूछूंगा, तो आप लोग आंसर देंगे, जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है आज की सुर्खियां देख लेते हैं अब कि कौन कौन सी न्यूज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली याचिका जारी की गई है कि यूनिफॉर्म डिवोर्स और एलिमनी के रूल्स होने चाहिए। ठीक, तलाक एवं गुजारा भत्ता हेतु एक समान नियमों के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका। दूसरी लिस्ट है कि यूएस ने इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल दिया है। इससे संबंधित आज मैंने वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी द्वारा जो है 2020 का आ चुका है रिपोर्ट। इसमें 2019 की रैंकिंग्स दी गई हैं। 2019 में जो 2018 की रैंकिंग आई थी उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 वाले की सारी आपकी एनालिसिस यहां पे करूंगा। महाराष्ट्र के लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका ने एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग कार्य किया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट कोई भी हमको नोटिस भेजता है अर्नब गोस्वामी से रिलेटेड कोई भी रिप्लाई करने के लिए, तो हम उस पर कोई जवाब नहीं देंगे और उसके लिए संविधान में दिए गए कुछ जो आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, उनका सहारा लिया है। समझेंगे पूरा पॉलिटी के संदर्भ में। एक रिपोर्ट आई है, उसमें जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करी गई है। प्रेस की फ्रीडम हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। क्या रिपोर्ट है, जर्नलिस्ट की हत्याएं की गई हैं, जेल किया गई, कौन कंट्री सबसे ऊपर, सब जानेंगे इसमें। एक नया मतलब यहां ये आई है चीज, टीकाकरण में हिचकिचाहट, मतलब वैक्सीन हेजिटेंसी, लोग लगवाना नहीं चाहते हैं कोविड की जो वैक्सीन आ रही है, क्या रीजन है ये जानेंगे। पंजाब की जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो मोनोक्रॉपिंग है, मोनोकल्चर है। सबसे ज्यादा कौन सी क्रॉप होती है, कौन सी कम हुई है, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, और एक नई चीज, एक चीज को सही करने गए तो पंजाब की गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला, लेकिन उससे दूसरी नई चीज, नया दानव पैदा हो गया, वो क्या है, सब जानेंगे इस न्यूज में। और अंततः हमारा जो है फेवरेट क्वेश्चन वाला सेक्शन है। क्वेश्चन वाले सेक्शन में अलग से टॉपिक्स होते हैं, तो ये मत समझिएगा कि जो ऊपर बताया गया वही वाला, उससे अलग जो है क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको एक नई जानकारी, नए न्यूज करंट अफेयर को कवर किया जाता है, तो इसको जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि हमारा मोडस ऑपरेंडी क्या है। रजिस्टर एक रख लीजिए, आपको मैप बुक होनी चाहिए आपके पास में, और साथ ही साथ सिलेबस जो मेंस का है वो आपको अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। जो लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं, और सिलेबस का एक एक वर्ड उनको मालूम होना चाहिए ढंग से, और साथ ही साथ जो मेरा गाइडेंस है उसको फॉलो करते चलिए। इंटरलिंकिंग कैसे करना है, कैसे, और कोई एक सब्जेक्ट से बात हो रही है हिस्ट्री के, तो उसको बाकी के सब्जेक्ट से कैसे जोड़ना, जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इन सब से ये सब समझते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आप लोग भी इसको करिए, गाइडेंस लेते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। ठीक, आगे के लिए बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक जेंटल रिमाइंडर ये है कि ईपीएफओ का जो है 22 दिसंबर से हमारा पेड ग्रुप चालू होने आ रहा है। पूरा कंप्लीट पेड ग्रुप है ये। यूपीएससी का जो है 2021 के लिए ऑलरेडी जो है पेड ग्रुप चालू हो चुका है। जल्द से जल्द इसको ज्वाइन करिए। ठीक, नंबर जो है जिन पे कॉल करना है आप लोग को एडमिशन लेने के लिए, उनका ये है नंबर 8564880530 9606060689। ठीक, आ गए अपनी पहली न्यूज पर। ये जीएस पेपर 1 जो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के मेंस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली ये जीएस पेपर 1 का ये टॉपिक है जो न्यूज में भी था कि तलाक एवं गुजारा भत्ता हेतु एक समान नियमों के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दी गई है। अब जैसे कि पहले ही मैं आपको बता देता हूं बेसिक क्या चीज है यहाँ पे। देखिए, इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है वो अभी लागू नहीं किया गया है। ठीक, अब जो लोगों के पर्सनल
जो चीजें होती हैं जैसे कि डिवोर्स, ठीक, पर्सनल डिवोर्स हो गया, ठीक, एडॉप्शन हो गया, गोद लेना बच्चों को, इनहेरिटेंस या फिर वरासत में जो जमीनें मिलना है, ये सारी चीजें हैं इस तरीके की, अभी आगे फैक्ट्स में दिखा दूंगा। इन सबसे रिलेटेड जो है सिविल कोड, मतलब क्रिमिनल कोड तो इंडिया में एक समान है सभी रिलीजन्स के लिए। जैसे 302 के अंतर्गत क्या है कि फांसी की सजा है, अब वो कोई मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई हो, सबको जो है क्या है, सेम। तो क्रिमिनल कोड तो एक है, लेकिन सिविल कोड जो ये सारे सिविल मैटर्स होते हैं, डिवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस और सारे कुछ, इनके लिए एक नहीं है, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग जो है उनके लॉज हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये याचिका दायर की गई है कि आपका क्या करो कि कम से कम जेंडर जेंडर जो इनइक्वालिटी हो रही है, जेंडर के साथ जो न्याय है वो अन्याय हो रहा है, उसको खत्म करने के लिए आप लोग जो है कम से कम तलाक और गुजारा भत्ता, एलिमनी इसे बोलते हैं, वो सेम कर दो। और ये एक कदम भी होगा यूसीसी की तरफ, मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ होगा। और जैसे कि अभी देखा गया कि मुस्लिम में जो डिवोर्स होता था, ट्रिपल तलाक, उसको जो है जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वलिटी के बेसिस पे ही किया गया है। तो आप लोग को क्या करना है, एक तो आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक पढ़ना है, ठीक, एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा। और साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 14 भी पढ़ना है आप लोग को, राइट टू इक्वलिटी वाला, ठीक। यही है इससे रिलेटेड। अब जो फैक्ट्स है अपना देख लेते हैं हम लोग। यूसीसी वही यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ होगा, जेंडर इक्वलिटी और जेंडर जस्टिस के लिए, लैंगिक समानता और लैंगिक न्याय से संबंधित है ये। और ये इसको जो है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं। देखिए, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर जी ने भी बोला था, किस आर्टिकल को, आर्टिकल 32 को, जो कि प्रोटेक्शन फॉर फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, ठीक। अच्छा, कौन कौन से सिविल वाले केसेस आते हैं, अडॉप्शन, उत्तराधिकार, रख रखाव, सक्सेशन, मेंटेनेंस, सॉरी, रख रखाव, विरासत यानी कि आपका इनहेरिटेंस, गार्जियनशिप, संरक्षकता, हिरासत, कस्टडी, मैरिज एज, शादी की उम्र, तलाक, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, ये सब जो है धर्म निरपेक्ष गतिविधियां, इनको जो है इनके बारे में कहा गया है, ठीक है, यहाँ पे। और इसमें ये बोल रहे हैं कि सेंटर ड्यूटी की है, सेंटर की मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि हर मैन और वुमेन को यूनिफॉर्म सक्सेशन इनहेरिटेंस वाले लॉ होने चाहिए। और इससे संबंधित जो है ये कह रहे हैं कि जो हमारे ऑलरेडी संविधान में जो कुछ आर्टिकल दे रखे हैं वो इन्हीं सब से संबंधित है। और ये इशारा करते हैं कि ये सब होने चाहिए समान तौर पे, जैसे राइट टू इक्वलिटी, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन RRCSP, मतलब रिलीजन, रेस, क्रीड, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। 21 का राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इंटरनेशनल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, जैसे कि सीडो, ठीक, ऐसे जो कन्वेंशन हैं सारे, तो आपका जो है आर्टिकल नंबर 253 के अंतर्गत होते हैं। अब मैं ज्यादा चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, क्या ये सही है कि जो मैं क्वेश्चन भी पूछता था आप लोगों से, मतलब कुछ चीजें बता के फिर उससे कुछ पूछता था, वो सही है? क्योंकि लोग, मैं थोड़ा सा आहत हूं इस बात से कि लोग कह रहे हैं कि सर आप बताते कम हो, ज्ञान ज्यादा, हम लोग ज्ञान लेने आते हैं, ज्ञान की आपको ज्ञान देने आते हैं, मतलब मुझे बहुत बुरी लगी ये बात, ठीक। तो आप लोग क्या, मैं सारी चीजें बस ऐसे बता दिया करूं, आप लोग से कुछ ना पूछा करूं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। आर्टिकल नंबर 142 पे मेरा ऑलरेडी पेड ग्रुप में जो है वॉइस पड़ा हुआ है, वॉइस लेक्चर, उसको आप लोग पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, ठीक। वैसे ही बता दूं, आर्टिकल 142 क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट को, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ये आपको इनेबल करता है कि वो कंप्लीट जस्टिस कहीं पे करना चाहता है, तो इस आर्टिकल के अंतर्गत वो कुछ डिक्री या फिर कोई जो है निर्णय ले सके। कंप्लीट जस्टिस की बात है, संपूर्ण न्याय के लिए, जैसे कि अभी अयोध्या वाले केस में किया। अब हो क्या रहा है, ये वैसे मतलब कभी कभी करने वाली बात थी, लेकिन इसका बहुत ज्यादा, मेंस वाले जो लोग हैं वो इसको ध्यान सुनिएगा, बहुत ज्यादा इसका ओवर यूज कर रही है सुप्रीम कोर्ट, और हर उसमें जो है कंप्लीट जस्टिस करने लगती है। और इसको जो है एक क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि इसको जुडिशियल क्या बोल रहे हैं, ओवर रीच भी बोल रहे हैं, कि हर जगह जो है जुडिशरी जो है अपना ये 142 बोल के और जो है कंप्लीट जस्टिस करने के चक्कर में कुछ एक्स्ट्रा चीज बताई थी। अब एक चीज समझिएगा, जुडिशरी जो है वो ऑर्डर तो दे देती है, लेकिन जुडिशरी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रशासन है, प्रशासन के पास फाइनेंशियली आपका जो है पर्सनल मतलब लोग वो सब हैं कि नहीं है, अब वो ना कर पाए तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही किसकी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है, एग्जीक्यूटिव की है, कार्यकारिणी की है, सरकार की है, लेकिन जुडिशरी के ऊपर कुछ नहीं। तो इसलिए जुडिशरी को
ये बोला भी जाता है कि ये जुडिशियल ओवर रीच है, मतलब, और क्या कहते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म है। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड है ये। इस पे एक आगे वीडियो एक टॉपिक भी है, उसको उससे और इसमें और अच्छे से बता देंगे। ठीक है, महाराष्ट्र वाला टॉपिक है। बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट जो हैं वो अगर उनको तलाक लेना है तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत होता है। तो हो सकता है ये वाली कम्युनिटीज पूछ के आपसे क्वेश्चन पूछ ले। दूसरा ये कि मुस्लिम, पारसी और क्रिश्चियन के अपने रिलीजियस, पर्सनल रिलीजियस लॉ हैं जिसके अंतर्गत वो लोग डिवोर्स लेते हैं। साथ ही साथ अगर कोई कपल ऐसा है, मान लीजिए ए कपल है, बी कपल है, ये फॉरेनर है, ठीक, डिफरेंट रिलीजन के हैं, ठीक, और तो उनके लिए, अच्छा पहले यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन की बात हो रही है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, या जो कुछ भी है, तो उनको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत, इसी के मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो है इंटरकास्ट मैरिज भी होती है। ठीक, और साथ ही साथ अगर कोई एक पेरेंट जो है आपका फॉरेनर है, फॉरेन है, मतलब दूसरे इंडियन नेशनल नहीं है अगर, ठीक, तो उसको फॉरेन मैरिज एक्ट के अंतर्गत डिवोर्स लेना पड़ता है। आ गए अपनी अगली न्यूज पे, जो कि यह है कि इससे रिलेटेड तो मैंने आज जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छा एक वीडियो दिया है, पूरा बेसिक समझाया है इसमें, एक एक चीज, इकोनॉमी से के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सारी चीजें आप लोग को बिल्कुल डिटेल में बहुत सिंपल और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाई हैं। तो मैं आप लोगों से ये मतलब हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैं अभी डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके करेंसी, वैसे अगर सर्च करना चाहे तो करेंसी मैनिपुलेटर लिखकर, इंडिया करेंसी मैनिपुलेटर ओनली करंट अफेयर, ये करके सर्च करेंगे तो आप लोग को जो है यूट्यूब पे मिल जाएगा इसका। ठीक, ये एक एक चीज बताइए, जो चीज वहां से अलग है वो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूं। वो यहाँ ये है कि जो आपका डिपार्टमेंट, जो अदर कंट्री जो लेटेस्ट मॉनिटरिंग लिस्ट में लाई गई है, वो क्या है आपका ट्रेजरी, यूएस कांग्रेस ने ये बोला है। कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने ये बात करी है, मॉनिटरिंग लिस्ट में लाया, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर। ठीक, इन्होंने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट जो दी थी यूएस कांग्रेस में, उसमें जो है ऐड किया गया है इंडिया, ताइवान और थाईलैंड को। तो ये डिपार्टमेंट है जिसने रिपोर्ट, यूएस कांग्रेस वहां की लोकसभा है, मतलब लोअर हाउस है। ठीक, और सेनेट जो है वहां की क्या होती है, राज्यसभा होती है। ठीक है ना, ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट में देता हूं जो पीडीएफ में भी नहीं है, पेड ग्रुप फॉलो को तो पीडीएफ मिल जाएगी, और पीडीएफ में भी नहीं तो आप लोग सभी लोग पेड ग्रुप के हों या ना भी हों जो हमारे साथ हैं, वो रजिस्टर पे जरूर लिख लिया करिए ये सब चीजें। ठीक, क्योंकि इसको अगर आप अलग से पढ़ने बैठोगे तो आप लोग को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है मिले भी ना सही इंफॉर्मेशन। तो ये वाली बात है। ठीक है, तो करेंसी प्रैक्टिसेस और मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड जो है अब इन लोग की वॉच किया जाएगा, जब आप मॉनिटरिंग निगरानी लिस्ट में आ जाते हो तब ये सब वॉच करते हैं यूएस वाले। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है पूरा आज का वीडियो दे रखा है, तो वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। यूनियन आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड जो है, जो कि यूएनडीपी पब्लिश करता है, ये नई आ गई है सूचकांक के अला, और इसका पिछले साल का जो था उसका भी मैंने जो है आपका जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाली जो चैनल है आपकी यूट्यूब पर, उस पर जाके आप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या फिर इंडेक्स डालोगे तो आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे समझ लेते हैं क्या हुआ है। पिछला वाला भी देखना इंपॉर्टेंट है, क्यों, ताकि आप लोग कंपैरिजन करने को मिल जाएगा और चीज समझ आ जाए क्या है। इंडिया की रैंक स्लिप हो गई है 2 पॉइंट, पिछली बार 129 थी, इस बार 131 है। टोटल 189 कंट्रीज हैं। लास्ट वाला कौन है एक बार देख लीजिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का स्कोर जो है इस साल वो 645 हो गया है, 0.645 हो गया है। ठीक, क्यों, क्योंकि ये 645 हुआ है, पिछली बार कितना था, 642 था। तो अगर स्टेटमेंट यूपीएससी या कोई भी आयोग ये पूछ ले कि पिछली बार से हमारी रैंक भी घटी है और स्कोर भी घटा है, तो ऐसा नहीं हुआ है, स्कोर तो बढ़ा है लेकिन रैंक घटी है, ये ध्यान रखना। पिछली बार क्या था, 0.642 था, इस बार 0.645 है। ठीक, समझ में आ गई। पिछली बार 129 थी, और इस साल कुछ नए पैरामीटर्स, कुछ नए सूचकांक में जो इंडिकेटर्स हैं, संकेतक हैं, वो इंक्लूड किए गए हैं पैरामीटर्स, जैसे कि CO2 उत्सर्जन और मटेरियल फुटप्रिंट, मतलब एक आदमी जो है वो कितना मटेरियल, क्या चीजें कंज्यूम करता है, उसको फुटप्रिंट बोलते हैं। और एक नया, जैसे पिछले साल भी इन्होंने एक नया लाए थे, सोशल करके था एक सूचकांक, वैसे इस बार लाए प्लेनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक, अच्छा, ये HDR जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, इसमें कौन कौन से सूचकांक आते हैं, जेंडर से रिलेटेड एक आता है, ठीक है ना, एक आपका जो है इनइक्वालिटी एडजस्टेड करके आता है, तो उसके नाम कमेंट में आप लोग लिख सकते हो क्या, मतलब मैं तो अब रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, ठीक है, कि लिखिए अगर आप लोग का मन हो तो। ठीक,
अच्छा, एसडीआई क्या है, ये क्या है? अब देखो, जीडीपी जो होता है, जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर सकल घरेलू उत्पाद, ये ज्यादातर इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसीडर करता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर रिपोर्ट, ये क्या है? ये इकोनॉमिक के साथ साथ अर्थव्यवस्था, जो आर्थिक के साथ साथ क्या है, सामाजिक इंडिकेटर्स को भी अपने अंदर लेता है। और फिर ये देखना चाहता है कि भाई डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट और ग्रोथ में भी जो डिफरेंस है ना, वही चीज यहाँ पे भी है। एचडीआर जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डेवलपमेंट पे फोकस करता है। जीडीपी आपका जो है सिर्फ ग्रोथ पे फोकस करता है, सिर्फ आर्थिक पहलुओं को लेता है। तो यहाँ पे जो सामाजिक पहलू भी जोड़ दिए हैं, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है ना, इसको जो है जोड़ के यूएनडीपी द्वारा पब्लिश किया जाता है, ताकि ओ कंट्री की ओवरऑल अचीवमेंट को देखा जाए। सिर्फ ये ना देखा जाए कि वो पैसों के मामलों में, आर्थिक के मामले में कितना ऊपर उठ रहा है, वो सोशल, सामाजिक, इन सब के मामले में क्या है। हेल्थ और एजुकेशन, मैंने आप लोग बताया, ह्यूमन कैपिटल के लिए बहुत बड़े इंडिकेटर होते हैं। ठीक, तो मतलब संपूर्ण डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फाइंडिंग समझ लीजिए, नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड जो है टॉप 3 है, ये तो नहीं पूछेगा। यहाँ पे ये चीज पूछ सकता है, ये वाली जो चीज है ना, कौन कौन से संकेतक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और या फिर कुछ इस तरह के पूछ लेगा, बताइए स्कोर भी घटा है कि नहीं घटा है। ट्रेंड पूछता है, ट्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद 4, 5, 6 कौन कौन से? हांगकांग, आइसलैंड, जर्मनी, ठीक। अच्छा, आइसलैंड जो है कौन से आपका जो है कौन से वाले ओशियन में आता है, जरा बता सकते हैं क्या आप लोग? कौन से 2 ओशियन के बीच में आता है, चलिए ऐसे बताइए। ठीक, परफॉर्मेंस ऑफ एशियन ओरिजिन, अब ये इसमें देखो साफ सीधी बात ये है कि अगर एशिया में देखा है, सिंगापुर सबसे ऊपर 11वीं था रैंक पे था, सऊदी अरेबिया 40वीं और मलेशिया 62वीं पे है, ठीक है। और ये वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में आते हैं। इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो श्रीलंका सबसे ऊपर है, चाइना भी हमसे ऊपर है, फिलीपींस, और ये सब जो है हाई डेवलपमेंट कंट्रीज में आते हैं। अपना जो मीडियम वाले जो है, उसमें अपना प्यारा भारत आता है, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। बीबीआईएन आप लोग को याद होगी, ट्रिप मैंने समझाई थी, ठीक। सार्क कंट्रीज में कौन है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिम्स्टेक में कौन कौन है, उसके लिए कुछ ट्रिक बताई थी, याद आ रहा है कि नहीं? किसने, किसको याद है, किसने देखा था, देखते हैं, कमेंट करके बताइए। जैसे सार्क में कौन कौन सी? बीबीआईएन, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और मैप्स। मैप्स में क्या है? पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, मालदीव्स हो गया, ठीक। ये हो गई। बाकी क्या चीजें हैं कि भाई, अच्छा, मीडियम वाले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाले 120 से 156 के बीच में होते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं, ब्रिक्स जो इंडिया की जिसमें है, ठीक, ब्रिक्स वाला, तो इसमें सबसे नीचे है इंडिया, ये आप ध्यान रखिएगा। साउथ अफ्रीका भी हमसे ऊपर है, हमारी 131वें पे है। रशिया की भी गिरी है, ये सारी बातें हैं। यहाँ देखिए 145 इस बार 2019 में, रैंकिंग 2019 की है, 2020 की नहीं, ध्यान रखिएगा। और ये वाली जो है 2018 की है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र से रिलेटेड एक न्यूज़ है, थोड़ा सा यहाँ पे जो है हम लोग अब बेसिक्स पे फोकस, कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। अब देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर एक चीज होती है। ये जो है आपके फ्रेंच के एक थे बहुत बड़े विद्वान, मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने निकाला था। उन्होंने कहा था कि जो डेमोक्रेसी या फिर सरकार के जो 3 वो होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, आपका क्या है? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और आपका लेजिस्लेचर। यानी कि लेजिस्लेचर यानी लॉ बनाने वाला, यानी कि विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारिणी, और आपका जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, ठीक। लॉ बनाने का काम है लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का काम है उस लॉ को इंप्लीमेंट करने का, और जुडिशरी काम है उस लॉ को इंटरप्रेट करने का। कोई वो हो गया कि सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इंटरप्रेट करता है। अब ये तीनों के बीच में जो है, ये अलग अलग अपने अपने स्फीयर में काम करेंगे। लॉ बनाने वाला काम लॉ ही, लेजिस्लेचर ही करे। ऐसा ना हो कि जुडिशरी लॉ बनाने लगे या एग्जीक्यूटिव लॉ बनाने लगे। समझ में आ रही बात? तो इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। इंडिया के संविधान में आर्टिकल 50 के अंतर्गत ये दे रखा है क्लियरली कि एग्जीक्यूटिव, ठीक, और जुडिशरी यानी कि कार्यकारिणी और न्यायपालिका के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा। कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस लॉ को इंप्लीमेंट कर रहा है और उसमें मान लो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है वो, और फिर उसके ऊपर कोई केस कर दे, तो वो खुद ही अगर जजमेंट देने लगेगा जिसको वो इंप्लीमेंट कर रहा है, तो क्या वो अपने खिलाफ कभी भी अगेंस्ट जजमेंट जाने देगा? क्या नहीं जाने देगा। तो आर्टिकल 50 में ये तो डायरेक्टली दे रखा है, लेकिन जुडिशरी और लॉ वाले को, लेजिस्लेचर वाले को जो है नहीं डायरेक्टली दे रखा है। इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती वाले केस में मूल संरचना बताया, बेसिक स्ट्रक्चर बताया है
किसको, कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर को भी अलग अलग होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर को क्या बताया है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर बताया है या फिर मूल संरचना बताया है। ठीक, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ और जो यहाँ पे जो संदर्भ है वो ये है कि आपका क्या होता है, हाउस का संसद में या फिर अपना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा विधान परिषद में क्या है कि हाउस की और हाउस के मेंबर्स की इन सब की पावर्स और प्रिविलेजेस होते हैं। ठीक, 105 आर्टिकल जो है वो आपका पार्लियामेंट से संबंधित है और 194 जो है वो आपका किससे संबंधित है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से संबंधित है। तो इसमें ये कह रहे हैं ये लोग कि जो भी जो आपका जो हाउस है या फिर पूरा मतलब विधानसभा है या फिर उसके मेंबर हैं, तो उनके प्रिविलेजेस से, विशेष अधिकारों से कोई भी चीज होती है तो उसका कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। ठीक, साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है आर्टिकल नंबर 212, ठीक, सुनते जाइएगा नहीं तो पीछे फिर देख लीजिएगा। ठीक, 212 में ये महाराष्ट्र नहीं, ये वाले दो यूज किए हैं इस वाले केस में, 194 और 212। 212 में ये कहा जाता है कि लेजिस्लेचर जो भी अपने प्रोसीजर के संबंधित जो भी कार्य करती है उसका जो है कोर्ट में कोई भी जो है हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। ये सिंपल सीधी बात है। और ये सारी कंट्रोवर्सी जो है अर्नब गोस्वामी जो बैठ के अपना रिपब्लिक टीवी वाला ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के थ्रू नोटिस डलवा रहा है इनके ऊपर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एक बहुत अच्छा एक पैतरा खेला है सेपरेशन ऑफ पावर का वो देते हुए, और ये कहा है कि भाई आप कुछ भी नोटिस तो कर दो, हमने एक ये डिसीजन लिया है, दोनों हाउस ने पास भी कर दिया है कि हम उस पर कोई जवाब नहीं देंगे। सिंपल सीधी ये पूरी बेसिक बात थी इसमें। अब समझ लेते हैं, ये वही वाली दोनों लोग ने पास कर दिया अर्नब गोस्वामी के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के थ्रू कोई भी नोटिस भिजवाया जाएगा। हम लोग कोई भी और नहीं करेंगे क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर है इंडिया में और 1994 और 212 में क्लियरली लिखा भी हुआ है। ठीक, both the proposals stated that the replying that to such notices could mean accepting that the judiciary can keep a check on the legislature. Judiciary legislature law बनाने वाले के ऊपर जो है चेक नहीं कर सकते हो। हालांकि इंडिया में चेक एंड बैलेंस का वो तो है, ठीक, लेकिन फिर भी सब लोग अपने अपने स्फीयर में ही काम करें, ये बात सेपरेशन ऑफ पावर के अंतर्गत बताई जाती है। और उन्होंने ये महाराष्ट्र ने ये कहा है कि ये चीजें जो भारत के संविधान की मूल संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि केशवानंद भारती वाले केस में लाई गई थी, इससे इनकंसिस्टेंट है। ठीक, आपको डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर मैंने आप लोग को ऑलरेडी समझा दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 3 पिलर होते हैं डेमोक्रेसी के, वहीं एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और आपका लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, और ये सेपरेट एंटिटी हैं, अपना अपने उसमें काम करते हैं, अपने अपने स्फीयर में, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक, वन फीचर ऑफ द डॉक्ट्रिन ये है कि वन आर्म शुड नॉट इंटरफेयर, वही वाली बात है। लीगल प्रोविजन इन्होंने जो यूज किए आर्टिकल नंबर 194, 212 को, एक बार ये आर्टिकल आप लोग जाके जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे दिए हुए हैं उसको पढ़ा जरूर करो। अगली न्यूज पे हम लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट निकाली है कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने, और इसने कहा है कि जो जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर क्या जुल्म हो रहा है, कौन सी कंट्री ज्यादा कर रही है, कहां पे ये जेल हुई है इनको, कहां पे ये लोग मार दिए गए हैं, डेथ हो गई है, कौन कंट्री क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और ये सब 2020 का इन्होंने ब्यूरो निकाला है। इसमें ये कहना चाह रहा है कि आपका जो इंडिया में, ठीक, इंडिया में एक पहले बता दें कि कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट जो है इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड काम करता है प्रेस की फ्रीडम के लिए। ठीक, और राइट टू जर्नलिस्ट जो है कि वो रिपोर्ट कर सकें न्यूज को सेफली एंड विदाउट फियर ऑफ रिप्राइजल, मतलब उनको कोई फ्री एंड फेयर तरीके से बिना डरे जो है अपनी रिपोर्ट दे सकें, ये बात है यहाँ पे। इन्होंने बताया कि रिकॉर्ड 274 जर्नलिस्ट को जेल में भेज दिया गया है बिगनिंग ऑफ द मंथ, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर वर्क। 3 डजन, ये इंडिया की बात हो रही, ठीक है, और जो है 3 डजन ऑफ देम ऑन चार्ज ऑफ फॉल्स न्यूज की वजह से हो गया। ठीक, ये इंडिया की ही नहीं, सिर्फ ये पूरे उसमें बात हो रही है, ठीक है। और चाइना जो है इसमें से टॉप जेलर है, और टर्की उसके बाद फिर इजिप्ट है। ये वाली जो चीज़ है ये इंडिया की नहीं है, पूरे वर्ल्ड की बता रहा है ये, जिसमें चाइना सबसे बड़ा जो है इसमें निकला है जेल करने वाला में से। और इसमें देखा कि 29 जर्नलिस्ट तो खत्म भी कर दिए गए हैं। 47 जर्नलिस्ट जो है चाइना में जेल में गए, और 3 तो इसलिए गए क्योंकि कोरोना वायरस के बारे में ज़्यादा बातचीत कर रहे थे। और इजिप्ट में भी ऐसा ही हाल है, 110 जर्नलिस्ट जो है यूएस में भी अरेस्ट हुए।
एंड क्रिमिनली चार्ज हुए 2020 में इन वेक ऑफ द जॉर्ज फ्लॉयड डेथ। अच्छा, ये डेथ एक मतलब ब्लैक्स जो हैं उनकी डेथ कर दी थी पुलिस ने, और इसका वीडियो रिकॉर्ड हो गया था, बहुत हो हल्ला मचा था। इससे रिलेटेड ट्विटर पे या फिर सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चल रहा था, ब्लैक लाइव्स मैटर। ये आपको समझना जरूरी है बस कि यूएसए में यहाँ पे जॉर्ज फ्लॉयड से संबंधित है, हो सकता है पूछ ले। जैसे पहले एक वो चला था ना मी टू कैंपेन, जिसमें महिला बताती थी कि उनके साथ में यौन शोषण कब कहाँ किस जगह पे हुआ था। ठीक, खुल के आके सोशल मीडिया बता रही थी, बहुत सब लोग दिक्कत में आ गए थे, कई सारे लोग। ठीक, इंपॉर्टेंस क्या है फ्री मीडिया की, ये बात समझना जरूरी है कि ये आपकी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, और ये इसी आज़ादी से दूसरे आधार या फिर दो दूसरे जो आपके राइट्स हैं वो भी इसी की आज़ादी से मिलते हैं। और प्रेस का काम जो है पब्लिक को इन्फॉर्म करना, पब्लिक एजुकेटर है, ये भी एक सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बताया है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक कोर वैल्यू है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, हम डिस्कस, एक्सचेंज और डिबेट करना चाहिए, हमको चर्चा, आदान प्रदान, बहस करने में सक्षम हो। ठीक, इलेक्शन के टाइम पे और ज़्यादा मतलब मीडिया की अहमियत बढ़ जाती है, सारी चीज़ें दिखाता है वो, हालांकि मतलब चलिए दिखाता है ये सही है। फिर इट इज क्रूशियल टू क्वालिटी जर्नलिज्म टू बी एबल टू डिफिक, मतलब कठिन क्वेश्चन पूछ सके, किसी से डरे नहीं, अपनी रिपोर्ट एक्यूरेटली दे, चाहे कोई भी कितना ही पावरफुल हो उसको भी उससे बात कर सके, सब पब्लिक को मतलब पब्लिक को एजुकेट कर सके कि सच्चाई क्या है। इसीलिए मीडिया को क्या बोलते हैं, जैसे 3 ऑर्गन मैंने आपको भी पहले दिखाए थे, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उसी में चौथा स्टंप जो है वो मीडिया को ही बोला जाता है। ठीक है ना, प्रेस को ही बोला जाता है चौथा स्तंभ। अब ये वाला जो केस, ये रिपोर्ट आई है, तो आप लोग को एक काम करना चाहिए, हिस्ट्री में इंटरलिंकिंग बता रहा हूँ, हिस्ट्री में प्रेस का कैसे जो है डेवलपमेंट हुआ, स्पेक्ट्रम वाली बुक में दे रखा है, आप लोग वहां जाके पढ़ सकते हैं इसको। ठीक, एक बैग आपका जीएस का भी टॉपिक कवर हो जाएगा। साथ ही साथ क्या प्लेटफॉर्म है, वही है कि मार्जिनलाइज्ड और माइनॉरिटी वर्सेस जो होती हैं सीमांत और अल्पसंख्यक व्यक्तियों की, मतलब उनको भी बात रखना, मुख्य धारा में लाना। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक जो है GS3 पेपर से, वो है वैक्सीन की हेजिटेंसी। कई लोगों ने, एक जो ये लोकल सर्किल नाम से जो है इंडियन सिटीजन्स सर्वे किया, उसने कहा कई लोग जो है, मैनी इंडियंस, वो चाहते नहीं वैक्सीन लगवाना। ठीक, और फॉर कोविड-19, क्योंकि उनको लगता है कि इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स हैं। क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर समझ लेते हैं। इसके पीछे मेन यही चीज़ है कि इसके एक तो साइड इफेक्ट्स हैं जिसके बारे में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। एफिकेसी लेवल, मतलब कि कितना मतलब प्रभाव है इसका बढ़िया, वो कितना है ये नहीं पता है ढंग से। ग्रोइंग बिलीफ कि हमारे पास हाई इम्यूनिटी है तो हमें कोविड-19 के लिए वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है। कई सारे लोग ये भी समझते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी है, हर्ड इम्यूनिटी को यूपीएससी अलग से पूछ सकता है, ये कुछ नहीं है। कई सारे लोग हैं मान लीजिए, ठीक, उसमें से कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, कई लोग ऐसे हैं जो मतलब अभी जिनकी इम्यूनिटी कम है, ठीक है, और कई लोग ऐसे हैं जो ग्रसित हो गए हैं किसी वायरस से, जैसे कोविड से हो गए। ठीक, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि धीरे धीरे सब लोग की इम्यूनिटी बढ़ने लगती है। ठीक, भले ही वो जो 2 लोग थे, 1 लोग थे, वो धीरे धीरे बढ़ाया उन्होंने, ठीक, इम्यूनिटी बढ़ाई, फिर लेकिन उसके बाद इम्यूनिटी नहीं, उन्होंने वायरस बढ़ाया, और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि ज्यादातर लोगों की इम्यूनिटी बढ़ गई, और इसी को हार्ड इम्यूनिटी बोलते हैं कि ग्रुप की इम्यूनिटी बढ़ने से फिर जो है किसी वायरस के फैलने की चांसेस कम हो जाते हैं। तो वो जो कह रहे हैं कि हार्ड इम्यूनिटी बढ़ गई तो कोविड और ये वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, वैक्सीन हेजिटेंसी को WHO ने डिफाइन किया है कि डिले इन एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल ऑफ वैक्सीन डिस्पाइट अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, मतलब वैक्सीन पड़ी है घर में लेकिन लगाना नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर हम पे भरोसा नहीं है, या हमें लगता है कि जरूरत नहीं है, या फिर हमें उसके ऊपर कोई डाउट है। जैसे कि पोलियो वैक्सीन में आपको बताएं, कई लोग पोलियो वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज, अलग अलग अपने धारणाओं की वजह से। ठीक, कई लोग ये कह रहे थे कि ये इंपोर्टेंट बना देगा तो हम बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, और ये सरकार का जो है ये फैमिली प्लानिंग का को जो है डायरेक्टली वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम लोग को नपुंसक बना रहे हैं। मतलब बहुत सारी धारणाएं हैं। मतलब डेमोक्रेसी में सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन जो है कई बार ऐसा भी होता है कि डिस्ट्रस्ट भी हो जाता है काफी। अच्छा, WHO ये कहता है कि वैक्सीन हेजिटेंसी जो है ये वन ऑफ द 10 थ्रेट्स है ग्लोबल हेल्थ को दिस ईयर। ठीक, इस साल में वन ऑफ द 10 ग्लोबल थ्रेट जो है हेल्थ, अच्छी हेल्थ मिल सके, उसमें वैक्सीन हेजिटेंसी एक कारण है। ठीक, व्हाट टू डू, ये हमें क्या करना चाहिए, हमें वहीं सब इनको कॉन्फिडेंस दिलाना चाहिए कि बताना चाहिए कैसे कैसे करते हुए आए हैं, क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं, सबको रिपोर्टिंग मॉनिटरिंग सब कुछ किया गया है।
ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज ये है कि कई लोगों ने से पूछा गया, उन्होंने बताया कि हम पहले तो भैया वैक्सीन लेने से पहले एंटीबॉडी टेस्ट करवाएंगे। ठीक, बिफोर प्रेफर टू हैव एन एंटीबॉडी टेस्ट डन बिफोर द वैक्सीनेशन। इफ अगर एंटीबॉडी टेस्ट निगेटिव आ जाता है तो 47% लोग ने कहा है कि भैया जब वैक्सीन अवेलेबल होगी लगवा लेंगे। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो 29% लोग ने कहा कि तुरंत लगवा लेंगे जैसे ही मिलती है। ठीक, और कई लोगों ने भी क्या है कि इसके साइड इफेक्ट हैं, एफिकेसी ज़्यादा अच्छी नहीं तो हम क्यों लगवाएं। लेस देन मतलब 10% से कम लोगों ने ये कहा है कि हम कभी नहीं लगवाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं लगवाएंगे, तो नहीं लगवाएंगे, नहीं लगाएंगे हम। और ऑफ द पार्टिसिपेंट वो वर टेस्टेड फॉर कोविड-19 एंटीजन पीसीआर वाले में, तो वो 26.4% पॉजिटिव पाए गए थे। वही सिंपल बात है। अच्छा, यहाँ पे GS3 में ही एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में, GS3 के एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में क्रॉपिंग पैटर्न करके है ना, सिलेबस में दे रखा है, पढ़ लो प्लीज, सिलेबस पढ़ लो। बहुत ही दिली मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज पढ़ लो सिलेबस, ताकि आप लोग लिंक कर सको कहाँ से क्या चीज पूछी आ रही है, एग्जाम में भी पढ़ाई में आपका ध्यान लगे। ठीक, तो यहाँ पे ये है कि पंजाब में मोनोकल्चर एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे पंजाब से अभी एग्रीकल्चर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उससे रिलेटेड यहाँ कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ज्यादातर धान या फिर गेहूं ही होता है। यहाँ पे धान यानी कि राइस और वीट ही होता है ज्यादातर। ये एक दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है कि भाई जितनी भी ज्यादा मतलब मोनोक्रॉपिंग होगी तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि विविधता कम हो रही है, डाइवर्सिटी कम हो रही है। ठीक, अब आपने मान लीजिए एक खेत में आपने मान लीजिए सब पूरा जो है यही लगा दिया, पूरे पंजाब में आपने एक ही चीज लगा रखी है, राइस राइस राइस। अब धीरे धीरे आप पेस्टिसाइड डालते हो, समझना मेरी बात ध्यान से, पेस्टिसाइड डालते हो तो उसमें क्या होता है कि जो भी पेस्ट हैं वो धीरे धीरे अपने आप को म्यूटेट करते जाते हैं, अनुवंशिक जो उनकी वो है जेनेटिक जो स्ट्रक्चर वो चेंज करते आते हैं, और फिर वो इस पेस्टिसाइड से जो है वो हो जाते हैं, बचने लगते हैं। जैसे आजकल अगर इसको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल में बताऊं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो मच्छर है, मॉस्किटो है, वो आजकल जो ऑल आउट लगा रहता है हमारे कमरे में, उसी के ऊपर ही नाचता रहता है, उसको कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है या फिर ऐसा हुआ भी है कि उसने अपने आप को चेंज कर लिया है। अब उसका जो है इसके ऑल आउट से और गुड नाइट से इनसे कोई असर नहीं होता, वो घूमता रहता है। यही चीज यहाँ पे भी हो रही है। ठीक, और कई सालों तो लगाओगे तो अब क्या है, पेस्टिसाइड वाले भी कम आते हैं, वो कहते हैं अरे वो और ज्यादा टॉक्सिक लेके आने लगेंगे और अलग अलग टॉक्सिक फैलाएंगे, तो इससे ये भी खतरा भी है। और ये भी हो सकता है कि एक बार पेस्ट लगा तो हो सकता है पूरी क्रॉप ही खत्म कर दे, और ये फूड सिक्योरिटी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो आप देखो कितने सारे इंटरलिंकिंग करके पहलू आप निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। सिर्फ मेरे सोचने से नहीं होगा, आपके सोच के जवाब देने से ही होगा। जो आंसर देगा वहीं सिलेक्शन लेगा। सिंपल सा नारा है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो यहाँ पे ऑनगोइंग फार्म प्रोटेस्ट चल रहे थे, इसमें बोला गया है सस्टेनेबिलिटी ऑफ कल्टीवेशन की पंजाब में क्या। अच्छा, ये चीज जो मोनोकल्चर हुई है इससे रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा, अब इसमें ये समझना कि अब यहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है काफी कम हो रहा था पंजाब में। ठीक, क्योंकि ये 3 बार कम से कम ये लोग खेती करते हैं पंजाब में वीट और राइस की। ठीक, तो ग्राउंड वाटर जो है पंजाब में कम होने की वजह से पंजाब ने एक लॉ लेके आए, और लॉ में ये कहा कि कुछ एक उन्होंने अवधि बता दी कि 15 जून और जो है उसके बाद आपका कौन सा है, एक सेकेंड, 15 मई है और 15 जून है। ठीक, तो 15 मई को और आपका 15 जून से पहले आपको जो है वो नहीं करना है। ठीक है, यहीं पे बता देता हूं, चलो। इन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि पंजाब प्रिजर्वेशन एंड सब सॉइल यानी ग्राउंड वाटर एक्ट निकाला 2019 में, और उन्होंने कहा है कि आप लोग नर्सरी सोइंग, मतलब जैसे कि यहाँ पे आपने नर्सरी बनाई किसी एक जगह पे और वहां पे जो है पैडी के वो छोटे छोटे पेड़ बना लगा लिए बहुत ज्यादा, तो वहां पे जो है पानी बहुत ज्यादा खपत करते थे, तो ये आप नर्सरी सोइंग नहीं कर सकते हो, ट्रांसप्लांटिंग नहीं कर सकते हो पैडी का, मतलब राइस का, बिफोर 15 मई और बिफोर जून 15। ठीक है, इन दोनों पे मतलब अलग अलग क्रॉप लेना है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो यहाँ पे ज्यादातर पूसा 44 का जो एक वैरायटी है उसको जो है आप कर सकते हो ट्रांसप्लांट सिर्फ और सिर्फ मॉनसून के बाद, जो कि मिड जून में होता है। मॉनसून को आईएमडी के द्वारा, मॉनसून को क्या अवधि मानी जाती है, 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक। आईएमडी क्या है, आईएमडी जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत ये सब क्लाइमेटोलॉजी वाली चीजें जो है वो देखता है। ठीक, जैसे मानसून। तो अब यहाँ पे जब बुआई इसकी लेट हो रही है तो इसकी हार्वेस्टिंग भी लेट हो रही है अक्टूबर एंड में।
अब हार्वेस्टिंग एंड में होने की वजह से अब 15 दिसंबर 15 नवंबर की अगली डेडलाइन होती है कि वीट को, अब हर क्रॉप का एक अलग अलग सीजन होता है ना जब उसकी बुआई करनी होती है। तो अब अक्टूबर एंड में मान लीजिए 30-20 अक्टूबर तक ये इन्होंने बुआई कर जो करी थी अलीपूसा 44 वाली पैडी वाली, अब उसको काटना है इन्हें, और काटने के बाद 15 नवंबर के पहले ही इनको जो है बोना भी है वीट को। तो ये अब ये काट के कंबाइन से काटते हैं तो ये सब पराली बच जाती है, पैडी स्टबल। और वो पैडी स्टबल को सबसे आसान तरीका जो पंजाबियों को क्या लगा, पंजाब के किसानों को वो लगा कि भैया इसको जला दो तुरंत, और उसके बाद उसमें पानी भर के और फिर से जुताई कर दो, ठीक, और फिर जो है इसको अपने फार्म को या खेत को तैयार कर लो, ताकि इसमें 15 नवंबर से पहले पहले आपका वीट की जो है वो हो जाए तैयारी। तो अब क्या हुआ, इन्होंने जला दिया। अब इससे क्या हुआ कि वहां तो ग्राउंड वाटर का कंजर्वेशन हो गया पंजाब में, लेकिन दिल्ली में, दिल्ली के आसपास के इलाकों में एक नया दानव जो मैं पहले बात कर रहा था, एयर पोल्यूशन का बढ़ गया। ठीक, समझ में आ गई ना एक एक बात। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड खाली कुछ जो है फैक्ट्स हैं कि इंडिया मतलब पंजाब में आपका जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ये मैंने आपको पहले बताया है, एक ही खेत पे ये आप जो, अगर पंजाब में इतना भी जगह जहां पे सोइंग होती है तो वो हो गई नेट सोन एरिया। नेट का मतलब है पूरे पंजाब के एरिया में से जितने एरिया में एग्रीकल्चर हो रहा है उसकी वजह से नेट हो गया, सोन जहां पे आपको सोइंग हो रही है, बुआई हो रही है, वो एरिया है। अब इसी एरिया में आप जितनी बार करोगे उतना जोड़ते चले, 2 बार किया तो 2 टाइम्स हो गया, 3 बार किया तो 3 टाइम्स हो गया। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो 2018-2019 में है वो आपका 78.3 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 35 और 31, जो आपका 35 है वो वीट होता है, 31 जो है आपका ये, तो 84% 85% जो है वो वीट और इसी से ही होता है। ठीक है, वीट और राइस से ही होता है, ये सिंपल बात है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ जो है सिंपल सिंपल फैक्ट्स हैं कि आपका जो है राइस काफ़ी तेजी से बढ़ा है, और आपका जो पल्सेस के उस पे बढ़ा है, मतलब पल्सेस को हटा के बाजरा, ऑयल सीड, इन सबको हटा के और कॉटन को भी हटा के जो राइस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और इसमें बस यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वीट ने रिप्लेस कर दिया है मस्टर्ड, सनफ्लावर। अच्छा, वीट वाली कौन सी क्रॉप होती है? राबी क्रॉप होती है। राबी और खैरिफ कौन कौन सी क्रॉप होती है, एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको, कमेंट करना पड़ेगा। तो राबी, अगर वीट हटा रहे हैं तो मस्टर्ड, सनफ्लावर, व्हाइट कॉटन ये सब कर रहे हैं, तो ज्यादातर ये क्या होंगे, राबी में आएंगे कि खरीफ में आएंगे, बताइए। ठीक, आपका जो है इसके साथ में आप कीनू लोग ने बढ़ाया तो है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है। ज्यादातर लोग पंजाब में जो है क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, मोनोकल्चर है, वीट या तो पैडी करते हैं या फिर वीट करते हैं। अच्छा, ये आपका क्यों है मोनोकल्चर प्रॉब्लम, ये यहाँ पे यही है कि एक तो जो है इसमें पेस्ट वेस्ट लग जाता है, वही सारी चीज बताइए। यहाँ पे ये चीज एक इंपॉर्टेंट है कि वीट और पैडी जो होते हैं वो पल्सेज, यानी कि दलहन वाली जो ये वैरायटी होती है, दाल और दलहन वाली जो क्रॉप्स होती हैं, उनकी तरह जो है नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में तो होता है, लेकिन उसको जो है सॉइल में लाना और उसको जो है सॉइल के लिए में मतलब एक न्यूट्रिएंट की तरह यूज करना, उसके लिए क्या होता है कि जो दलहन, ये पल्सेस वाले जो होते हैं, इनकी पेड़ों के जड़ों में, पेड़ों की जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम नाम से। वो क्या करता है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है सॉइल में, और फिर वो पोषक बनकर पेड़ की उपज में मदद करता है। ये राइजोबियम, ये सिर्फ पल्सेस और इनके में होता है, सिर्फ क्या मतलब इनमें होता है, वीट और पैडी में नहीं होता है। तो ये चीज भी नहीं हो पा रही है। इसी तरीके से एक, देखिए मेरी आदत मैं नहीं छोड़ पाऊंगा मुझे लगता है, एजेटोबैक्टर क्या चीज है, एजेटोबैक्टर करके एक और बैक्टीरिया है, ये क्या करता है आप लोग को बताना है। राइजोबियम मैंने बताया, अब एजेक्टोबैक्टर आप बताओ। देख, जो लोग ये कह रहे थे कि सिर्फ तुम पूछते हो क्वेश्चन, कुछ बताते नहीं हो, उनके लिए भी यहाँ पे एक रिमाइंडर है कि देखिए मैंने एक बताया और आपको उससे कुछ पूछा, अब बताओ। अगर आपको मालूम होगा तो बताओगे, नहीं तो चिलचिला के ऐसी बातें करोगे कि हम ज्ञान देने थोड़ी ना आते हैं यहाँ पर। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस कल्टीवेशन जो है इसकी वजह से क्रॉप रोटेशन बिगड़ गया है, सॉइल न्यूट्रिशन डिप्लीट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर। अच्छा, इन लोग को भी फायदा है, ये जो इंडस्ट्री है, ये लोग ज्यादा से ज्यादा, ये मैंने आपको बता दिया है पोल्यूशन क्यों हो रहा है। आ गए हम अपने फेवरेट पोर्शन पे, जो कि है क्वेश्चंस कौन कौन से। अच्छा, ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये भी अलग से करंट अफेयर के टॉपिक हैं, ये सेम वही जो ऊपर है उन्हीं पे क्वेश्चन नहीं बनाए गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी
ठीक। हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसी, ये अभी न्यूज में ये था कि फूड वाले की जो है, अभी आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा कि अब उस पे लिख के, जैसे कोई है आप गए खाना कुछ खाने वाने, तो उस पे कैलोरी कितनी वो भी मेंशन की जाएगी। तो उसी टाइप से कितना हाइजीन है, हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसीज जो है उनसे रिलेटेड कुछ स्कीम बनाई गई है कि उनका अप्रूवल किया जाएगा। तो कौन से स्टेटमेंट सही है कौन से नहीं, ये यहाँ पूछा गया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक, इसके बारे में आप लोग को अबाउट अस जाके पढ़ना है, वेबसाइट पे जाइए पढ़िए। एक बता देता हूँ कि कुछ अब सिर्फ पूछूंगा नहीं, कुछ बताना ही पड़ेगा साथ में। ये है कि ये स्वच्छ भारत अभियान था, उसमें भी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ही स्वच्छता का ये सब देख रहा था कि भाई मानक जिस जो स्टैंडर्ड बनाए उस पर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, अब आपको भैया जाके अबाउट अस में पढ़ना है, ठीक है। और इन्होंने ये कहा स्कीम बनाई है और उसमें अप्रूवल देंगे ये किसको, हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसीज को। और इसमें यहाँ पे एक आ गया कि हाइजीन रेटिंग को बढ़ाया जाएगा अपने नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज HRAA जो है कंट्रीज में बढ़ाकर। और तीसरी चीज ये है कि भाई आपका जो है रिकॉग्नाइज HRAA विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाइंग कंप्लाइंस, मतलब फूड हाइजीन सेफ्टी प्रोसीजर जो फसाई ने बनाए हैं FSSAI ने, वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा रिलेटेड है इसरो स्पेस साइंस रिलेटेड है, CMS-01, ये ज्यादातर लोगों ने पढ़ा होगा मुझे मालूम है। और इसका सवाल, आप इस सवाल का जवाब लोग एकदम सही दोगे। पहले क्या चीज हम लोग को देखनी चाहिए कि ट्रू पूछा है कि फॉल्स पूछा है। ट्रू पूछा है, ठीक, किससे संबंधित है, एक एक शब्द प्रीलिम्स से बहुत ध्यान से पढ़ना है। CMS-01 सैटेलाइट से संबंधित है, ठीक। अब इससे पहला स्टेटमेंट समझते हैं कैसे हम लोग को करना है एग्जाम में क्वेश्चन, वो से बता रहा हूं। इट इज, अब देखिए बहुत ज्यादा भावुक नहीं होना है, बिल्कुल मैकेनिकली जो आपने इंफॉर्मेशन आपने गैदर करी है, जो नॉलेज आपने गैदर करी है, उसका जो है टेस्ट है। तो यहाँ पे आपके सामने स्टेटमेंट दिया गया, आपको इस वाली इंफॉर्मेशन को अपने जो दिमाग में डेटाबेस है उससे मैच करना, फिर ये डिसीजन लेना है कि ये सही है कि गलत है। यही तो होता है ना, और कुछ तो है नहीं। क्यों डर रहे हो, खाली पढ़ोगे तो ऐसा थोड़ी ना कि नहीं होगा। ठीक, तो अब आपने ये चीज देखी कि इट इज ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एक एक शब्द ध्यान से पढ़ना। इट इज ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो, ठीक, ऑन बोर्ड PSLV C50। इसरो ने लॉन्च किया है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, PSLV पर था। तीन चीजें यहां देखने वाली थी, ठीक, मेन। तो आपको क्या लग रहा है, सही लगा कि गलत लगा? आपने कहा ठीक है, सही है। तो ठीक है, इसका CMS-1 जो है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि बैंड C, ठीक, के बैंड होता है, कू बैंड होता है, ये फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम मैंने आप लोगों से कहा भी था कि रेडियो फ्रिक्वेंसी पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक बार पढ़िए ढंग से, ठीक। तो ये वाला बैंड हम यूज कर रहे हैं, C बैंड, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो आपने देखा, क्योंकि यहाँ पे ट्रू पूछा गया, ऊपर सही लग रहा है। अच्छा, सैटेलाइट की जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो मोर देन 10 ईयर्स है, मतलब ये 10 साल तो चलेगा ही, उसके बाद वाली बात है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, मोर देन 7 ईयर्स है, मतलब 7 साल या फिर उससे ज्यादा है। तो इसलिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, C वाला ऑप्शन हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि CMS-1 जो है ये 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी इंडिया की, और 52nd आपकी मिशन था ये PSLV का। PSLV क्या होता है, जैसे ये अर्थ है तो ये पोल टू पोल जो है आपका ये ऐसे चलता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करके चलता है, ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। इसी तरीके जियो स्टेशनरी क्या होता है, सब जो साइंस के जैसे जो पेड ग्रुप में है, जब मैं आएगा वो साइंस में जब अपना टेस्ट शेड्यूल में आएगा तो उसको मैं बता दूंगा। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, इसके बीच में डिफरेंस होता है, और ये क्वेश्चन UPSC पूछ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है आपका ये तीसरा ये दे रखा है कि अंडमान निकोबार इन सब पे भी जो है कम्युनिकेशन के थ्रू जो है दिया जाएगा, मोबाइल टेक्नोलॉजी सैटेलाइट के थ्रू जो है कम्युनिकेशन होगा। अब यहाँ पे स्टेटमेंट पूछे गए हैं कि बताओ कौन सा गलत है ग्रह समिट से। ग्रह जो है ये एक तरीके का क्या है कि बिल्डिंग वाले से रिलेटेड है, अगर आपने पढ़ा होगा उसको एक बार भी तो समझ जाओगे तुरंत, ठीक। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन उससे रिलेटेड होता है कि कितना ये ग्रीन वाला है, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट की बात हो रहा है। ये यहाँ पे इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर जी ने, नहीं, प्राइम मिनिस्टर जी ने नहीं किया, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है और पूछा ही फॉल्स गया, तो यहाँ पे क्रॉस लगा दो। थीम इसकी यही है, थीम इस बार की रेजुविनेटिंग रेजिलियंट हैबिटेट, क्या ये सही है? हाँ सही है। ये ऑर्गेनाइज किया गया है ग्रे काउंसिल फ्रॉम हैदराबाद। तो देखिए पहला वाला स्टेटमेंट ही जो है गलत था और गलत ही पूछा गया, इसलिए ओनली A ऑप्शन हो जाएगा। ये वाइस प्रेसिडेंट जो कि वेंकैया नायडू फ्रॉम तमिलनाडु जो है वो उन्होंने लॉन्च किया था
12वां ग्रे था ये समिट, और इसका पर्पज यही है कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, मतलब किसी तरीके से ग्रीन बनाना है, वही कार्बन उत्सर्जन कम करे, आपका हीट ज़्यादा ना हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ये सारे काम करता है। इसके अलग अलग मानक हैं, उस मानकों पे जो खरा उतरता है उसको जो है ग्रीन रेटिंग दी जाती है। वही सिंपल सीधी बात है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। आप लोग के लिए आज का ये खत्म होता है सेशन। आप लोगों को फिर से एक बार रिमाइंडर दे दे रहा हूँ कि यूपीएससी का 2021 का 15 दिसंबर से चालू है पेड ग्रुप, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ईपीएफओ का 22 दिसंबर से जो है चालू होने वाला है, आप लोग ज्वाइन करके सारी चीज़ें जो है वन स्टॉप सोल्यूशन रहेगा ये पेड ग्रुप, आप लोग ज्वाइन करके फ़ायदा उठा सकते हैं, सिलेक्शन अपना सुनिश्चित कर सकते हैं। 8564880530 96960608 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।